हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अक्षय में स्वागत है। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण नोटिस बताने जा रहे हैं जो अभी बिहार लोक सेवा आयोग आज रात में जारी किया है। आप इसको अच्छे से देखिए। ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में है और कैसे क्या कटाव बनाएगा, कैसे क्या होगा, सब इसमें आपको सूचित किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, बाकी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित आपका है। देखिए इसमें क्या कहा है। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच उसके मूल पत्र से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। अब से कहने का मतलब है कि जो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था वही उसको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करें। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि इसके कहने का मतलब है ये आपका कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म जो भरा था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था उसी मतलब आपका रिजल्ट आने के बाद आपको ऑनलाइन चालू हो जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो आपने डाउनलोड किया था, इससे पहले अपलोड किया जो भी डॉक्यूमेंट था उस सब डॉक्यूमेंट को दोबारा आपको अपलोड करना है। उसमें देखिए नया वाटरमार्क सहित रहेगा। देखिए मैं दिखा, रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे दोबारा, जब रिजल्ट आने के बाद जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका नया वाटरमार्क चिन्ह, उसमें चिन्ह वाटरमार्क उसमें कोई चिन्ह रहेगा, नया वाटरमार्क उसमें जब अपलोड करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वही आपका कहने मतलब वही है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए, वाटरमार्क भिन्न रहेगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर जिस पर आयोग द्वारा वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन जो इसमें कहा गया है कि जब ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आयोग पोर्टल पर आपने अपलोड किया था उसको सभी प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें। जो भी आपने उसमें आप लगाया था उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जिस आयोग द्वारा वाटरमार्क मतलब नया जो डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक वाटरमार्क चिन्ह रहेगा। उसी के द्वारा वाटरमार्क के आयोग के बिना कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। अगर उसमें वाटरमार्क नहीं रहेगा तो आपका प्रमाण पत्र जो आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे स्वीकार नहीं होगा। इसलिए बोला है नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग के अनुशासन पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। समझ रहे हैं? आपको सीधे आप समझ लीजिए बात को कि जब आपने ऑनलाइन किया था उसी को डॉक्यूमेंट को पूरा आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड करेंगे तो उससे वाटरमार्क में कोई चिन्ह रहेगा कि हाँ दोबारा आपने इसको डाउनलोड किया, उसी को पूरा उनको वहाँ पे ले जाना है। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे उसको ले जाना है। कहने का मतलब यही है। अब आगे देखते हैं क्या है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ के बिना ही गुणागुण के आधार पर क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा फल में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम
दिव्यांग पाए जाने पर एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे में अभ्यर्थी को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधिक समाप्त आग्रहित कार्रवाई की जाए सकेगी। मतलब कहने मतलब अगर जो भी जांच जो उसको मानक होता है दिव्यांगता का, अगर वो सब मानक अगर नहीं पाएगा तो उनके जो होता है वो परीक्षा फल क्या होता है, तो अभ्यर्थियों का कदाचार श्रेणी तो परीक्षा फल उनका रद्द समझा गया। अगर जो भी उसमें आपका दिया रहेगा दिव्यांगता के आधार का मानक अगर वो नहीं रहेंगे तो आपका परीक्षा फल जो होता है रिजल्ट आपका खत्म हो जाएगा, वहाँ रद्द हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब कटाफ संबंधित क्या उसमें कटाफ लगाया है। अब इसमें देखिए अर्हतांक एवं कटाफ। अभी कटाफ के बारे में क्या बताया गया है देखिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक इतने 16/7/2007 एवं प्राप्तांक संख्या फलान ठिकान इतने से 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%। देखिए अब इसमें लिखा है मतलब क्या, समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40% मतलब न्यूनतम 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवार को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका देखिए यूआर का आपको 40% अंक लाना है और कैटेगरी का तो ओबीसी का आपको 36.5% लाना है और महिला को 32% लाना है। मतलब आपकी न्यूनतम कटाव इतना आपको लाना है। अगर आप इतना नहीं पाएंगे आप तो रिजल्ट आप आंसर की मिलाएंगे। अगर जिसका जनरल का अगर उसको 40% नहीं है तो उनका रिजल्ट वो फेल माना जाएगा। न्यूनतम अर्हता इतना अनिवार्य है 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 32% न्यूनतम अर्हता अनिवार्य। इतना अगर इतना नहीं रहेगा तो आप सीधे बाहर माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रहा गया। अगर आप इतना नहीं है तो परीक्षा फल में करने का फल ही नहीं रह गया। मतलब अगर आप इतना नहीं लाएंगे तो आप उसको मेगा सूची में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब 40% अगर आप नहीं लाएंगे वो जनरल का और 36% आप नहीं रहेगा न्यूनतम तो आपको मेगा सूची में शामिल किया ही जाएगा, मतलब आपको फेल माना जाएगा। ये साफ साफ देख लिया, इसमें करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेगा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्त भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्तियां अधिक हो और आरक्षित कोटि की योग्य अभ्यर्थी की संख्या कम हो तो संभवतः है कि सभी आरक्षित कोटि की योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्त विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात एन नॉट अवेलेबल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जनरल के कोई बच्चा है अगर 40% नहीं लाया है या उनकी सीट मान 100 सीट है और उसमें आपको 60 सीट तक भर पाएँ, 40% कम बच्चे मान लीजिए 60 सीट मान लीजिए 60 भर गया, 40 सीट बच गई है तो उसमें अन्य आरक्षित कोटि के वर्ग के बच्चे उसमें अगर वो 40% ऊपर मार्क लाएंगे तो उसको इसमें जनरल कोटे में शामिल कर जाए। ओबीसी या कोई भी जो होगा अगर वो 40% ज़्यादा लगा, अगर मान जनरल की सीट खाली रह जाती है तो आपको उस कोटि के हिसाब से अगर आप 40% ज़्यादा हैं अगर आपको लगता है तो उसमें शामिल कर लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्त पद पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा और वह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यह भी ज्ञातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ प्रस्तुत अनारक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाएगा एवं
अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे। उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अष्टांक से कम हो। समझे। अब देखिए टाई ब्रेकर क्या होता है। यदि मेगा सूची क्रम में टाई ब्रेकर क्या है। अब देखिए लिखित परीक्षा वस्तुतः के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्न के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की अपवंती मेगा सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपको जो भाषा को हटा दिया गया तो 120 के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। और देखिए तो आगे क्या है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग थर्ड अर्थात अंतिम 120 प्रश्न के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाइब्रेकर के रूप में किया गया है। परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। मतलब 1 से 5 के लिए टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। अब देखिए टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। तो आगे देखिए। परंतु अब अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण अब सभी के लिए समान अवसर हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 चयनित प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हता को आवश्यकता शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग को न्यूनतम अर्हतांक शून्य घोषित, जो भाषा नहीं उनका शून्य घोषित कर देंगे और भाषा के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर के रूप में नहीं रखा जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या है। टाई ब्रेकर थर्ड और फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र देवनागरी लिपि के वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। मतलब जो भी होगा जब रिजल्ट आएगा टाई ब्रेकर का माध्यम 2 लोग का समान होगा तो उसके वर्णमाला के आधार पर किया जाएगा, फिर किया जाएगा। अब यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान और शर्त क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल कोड इतने CLP इतने के दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन सोशलिंग NIOS मतलब जो डीलेट वाला नहीं था उसका मतलब है। अब ये डीलेट के बारे में देख लीजिए। NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता समाप्त की गई है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का इतने के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें NIOS के DLED की मान्यता समाप्त की। मतलब इनका कहने मतलब ये भी समाप्त कर दिया। इनका भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ज्ञात है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका इतने के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब अब सुनिए समझने कहने का मतलब क्या है इनका कि अगर कोई भी मतलब इसमें NCTE कोई भी बात है अगर NCTE जो उसमें जो कहेगा वही मतलब उसका अंतिम फैसला होगा कि जब NCTE के परामर्श के शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अगर NCTE का जो भी कुछ कहेगा उसी का निर्णय कोई भी चीज़ होगा, कोई कानून आया या कोई चीज़ बदला तो NCTE जो उसमें कहेगा वही माना जाएगा। इस कहने का मतलब ये है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के विज्ञापन 11 नियमावली 1/2/2023 इतने दिनांक 10/4/2023 सूचित है
फिर भी यदि किसी संबंधित किसी भी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। और मान लीजिए कोई केस आ गया तो वह कोर्ट उसको फैसले को मतलब कुछ कहेगा तो उसमें परीक्षा फल थोड़ा प्रभावित हो सकता है। कोई मैटर आने के बाद ऐसे नहीं है। अब देखिए आज ये सूचना देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट सूचना समझ लीजिए। देखिए अब ये समझिए, देखिए कल अभी रात में आपका ये नोटिस आया है। अब समझिए 2 दिन में 1 से 2 या 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप पूरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए। जैसे उसमें लिखा है कि ऑनलाइन जो करवाते हैं जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें आपको साइट पे आएगा। क्लिक करने के बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उस सब डॉक्यूमेंट आपको फिर दोबारा निकलवाना है। उसकी एक कॉपी आपको निकलवाना है। जब निकलवाएंगे तो उसमें एक वाटर मार्क चिन्ह रहेगा कि हाँ ये दोबारा निकाला गया, पहले से थोड़ा अलग रहेगा। और उसी को लेकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके भी जाना भी है साथ में। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।